नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता और मेरे YouTube चैनल विद्यार्थी परिवार में आपका पुनः स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कड़ी के हम लोग चलेंगे भारतीय राजनीतिक विचारक। ठीक है, जो हमारा पहला यूनिट है, पहली यूनिट के अंतर्गत प्रश्न के अंतर्गत है। ठीक है, पहली यूनिट के अंतर्गत वो हैं कौटिल्य। ठीक है, तो भारतीय राजनीतिक विचारक के अंतर्गत जो भी प्रश्न आते हैं वो कौटिल्य पर आधारित यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो भारतीय राजनीतिक विचारक के अंतर्गत हम लोग कौटिल्य पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला के अंतर्गत भाग 2 के अंतर्गत चल रहे हैं। अगर आपने कौटिल्य पर आधारित पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसमें देख लीजिए, उसमें भी 30 क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसी वीडियो के दोनों वीडियो के अंतर्गत कौटिल्य पर आधारित सारे प्रश्नों को कवर कर दिया जाएगा। तो जो आपके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे यूजीसी नेट के अंतर्गत और पीजीटी के अंतर्गत जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें पूछे गए प्रश्नों पर आधारित इस प्रश्न श्रृंखला के अंतर्गत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन क्लिक करिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कौटिल्य ने अपने मंडल सिद्धांत में कितने राज्यों का उल्लेख किया है? ऑप्शन देखिएगा, 6, 7, 10 या 12। तो बताइए इसका सही उत्तर दोस्तों क्या है? कौटिल्य ने अपने जो कल्पना पर आधारित उसका मंडल सिद्धांत था, ये भी याद रखिएगा। तो उसने अपने इस मंडल सिद्धांत में कितने राज्यों का उल्लेख किया है? तो जो कौटिल्य ने दोस्तों अपने मंडल सिद्धांत में कुल 12 राज्यों का उल्लेख किया है, जो उसके कल्पना पर आधारित राज्य थे। उसने जैसे अरिमित्र, मित्र, ठीक है, अर्दिंग, ये सभी उसके आप 12 मंडलों को देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौटिल्य के अनुसार दंड का क्या आशय था? यानी जो उसके सप्तांग सिद्धांत में एक आता है दंड। ठीक है, दंड, ठीक, सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। कौटिल्य के अनुसार दंड का आशय क्या है? अनुसरण, अनुशासन, सेना या न्याय विधि? तो इसमें जो बताइए दोस्तों सही अर्थ क्या है इसका? सही उत्तर बताइए दोस्तों इसका। तो दोस्तों जो कौटिल्य के अनुसार दंड का आशय है वो है सेना से। ठीक है, सेना से इसका आशय है। अन्य से मत लीजिएगा, ये भी यहाँ पे गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसमें जो सही उत्तर दोस्तों वो कौटिल्य के अनुसार दंड का आशय है सेना से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अगला देखिएगा, कौटिल्य ने अपनी सेना को कितने भागों में बांटा है? 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 9 प्रकार के, 7 प्रकार के? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कौटिल्य ने अपनी सेना को कितने भागों में बांटा है? सामान्य सा प्रश्न है मगर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत है ये। तो दोस्तों जो बांटा है वो 4, ठीक है, हस्त सेना, पैदल सेना, रथ सेना और अश्व सेना के अंतर्गत बांटा गया है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, राज्य की प्रगति और आपत्ति के समय राज्य की सहायता के लिए कौटिल्य ने किसे आवश्यक तत्व माना है? ठीक है, ये यहाँ पे यूजीसी नेट के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न है ये। ठीक है, तो दोस्तों कह रहा है राज्य की प्रगति और आपत्ति के समय राज्य की सहायता के लिए कौटिल्य ने किसे आवश्यक माना है? सेना को, मित्र को, अमात्य को या जनपद को? तो इसमें जो सही उत्तर दोस्तों बताइए। तो उसका जो सही उत्तर दोस्तों है मित्र को राज्य की प्रगति और आपत्ति के समय राज्य की सहायता के लिए कौटिल्य ने आवश्यक माना है। ठीक है, आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कौटिल्य के जनपद का क्या आशय है? यानी क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कौटिल्य के जनपद का क्या आशय है? मित्र, जनयुद्ध, जनयुक्त भूमि, कोश? तो इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों क्या है? कौटिल्य के अनुसार जनपद का आशय क्या है? तो इसका जो आशय है दोस्तों वो है जनयुक्त भूमि। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ राज्य के कुल जो राज्य होते हैं उसके 4 तत्व हैं। ठीक है, 4 तत्वों के अंतर्गत 4 तत्व हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो जनसंख्या है, दूसरा निश्चित भूभाग, तीसरा है संप्रभुता और चौथा है सरकार। ठीक है, ये चारों हैं। तो उसी के अंतर्गत कौटिल्य ने एक तो जनसंख्या, ठीक है, और उसके बाद निश्चित भूभाग,
निश्चित भूभाग को दोनों को सम्मिलित रूप में क्या कहा है? जनयुक्त भूमि। ये भी पूछा जाता है कि जनयुक्त भूमि को कौटिल्य ने किस आधार पर कहा है? तो जनसंख्या और निश्चित भूभाग को दोनों को ज्वाइन करके यानी सम्मिलित करके कहा है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों लाइक करिए। अगर किसी प्रकार कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। क्योंकि आपके फीडबैक से ही हम सभी को उत्साहवर्धन मिलता है, ताकि हम लोग अगले वीडियो को बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, ठीक है कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र के विषय में है वो बताना है आपको। नंबर 1 क्या देखिए, ऑप्शन देखिएगा, 15 अधिकरण है, ठीक है, 180 प्रकरण है, 115 अध्याय हैं या उपयुक्त सभी। तो इसमें से कौटिल्य के अर्थशास्त्र के विषय में कौन सा सही है? कौटिल्य द्वारा जो लिखित पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसके विषय में क्या सही है वो आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, 15 अधिकरण है, 180 प्रकरण है, 115 अध्याय हैं और उपयुक्त सभी इसके। तो इसमें जो दोस्तों सही है वो है उपयुक्त सभी, ठीक है। उसमें 15 अधिकरण भी है, 180 प्रकरण भी है और 115 अध्याय भी हैं। तो इसमें सारे आंसर आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। अगला है कौटिल्य के अर्थशास्त्र पुस्तक में कितने श्लोक हैं? ठीक है, 115, 180 या 6000 या 500 या 40। तो जो कौटिल्य द्वारा लिखा गया पुस्तक है अर्थशास्त्र में कितने श्लोक का वर्णन किया गया है? तो आपको बताना है दोस्तों, बताइए इसका सही उत्तर क्या है। तो उसमें जो सही उत्तर है वो दोस्तों 6000 श्लोक का वर्णन किया गया है। दोस्तों आपके लिए एक प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है किस शैली में लिखा गया, गद्यात्मक पद्यात्मक किस शैली में लिखा गया, आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कई बार एग्जाम में पूछे गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत है, लोग गलत भी कर देते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों इसको समझिए पहले क्या कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक, ठीक है, सामाजिक ग्रंथ, राजनीतिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ या कोई नहीं। तो कौटिल्य द्वारा जो लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक है उसका वो किससे संबंधित है ये भी पूछा जाता है, या किससे से संबंध है वो पूछा जाता है। तो इसमें बताइए दोस्तों, तो जो संबंधित है वो राजनीतिक ग्रंथ से, ठीक है। ये याद रखिएगा कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो राजनीतिक ग्रंथ है, ना कि किसी आर्थिक ग्रंथ से है। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, कौटिल्य की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी? यानी कौटिल्य की शिक्षा दीक्षा किस विश्वविद्यालय में हुई थी आपको बताना है। तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय या कुशीनगर में या कौशाम्बी में। तो जो कौटिल्य की शिक्षा दीक्षा हुई थी कहाँ हुई थी? नालंदा में, तक्षशिला में, कुशीनगर में या कौशाम्बी में। तो आपको बताना है दोस्तों सही उत्तर क्या है। तो जो हुई थी उसकी शिक्षा दीक्षा वो दोस्तों हुई थी नालंदा में, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में हुई थी, क्योंकि तक्षशिला में वो आचार्य था, ठीक है, वो वहाँ पे अध्यापक के रूप में काम किया था और यहाँ पे उसने पढ़ा लिखा था। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अगला है कौटिल्य के राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सही है, ठीक है। कौटिल्य के राज्य की उत्पत्ति के संबंध में यहाँ पे कथन है वो सही है, आपको चुनना है। पहला देखिएगा, सामाजिक समझौते को स्वीकार किया है, यानी कौटिल्य ने अपने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौते को स्वीकार किया है। दूसरा कह रहा है दैवीय उत्पत्ति को स्वीकार किया है। तीसरा कह रहा है विकासवाद को स्वीकार किया है और चौथा कह रहा है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों कौटिल्य ने भी सामाजिक समझौता, ठीक है, सामाजिक समझौते को स्वीकार किया है, ठीक है। अपने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में वो सामाजिक संविदा को भी मान्यता देता है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कौटिल्य ने अपने राज्य को कितने प्रकार बताए हैं, ठीक है। कौटिल्य ने अपने राज्य के कितने प्रकार बताए हैं? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 5 प्रकार या 4 प्रकार। तो कौटिल्य ने अपने राज्य के कितने प्रकार बताए हैं, बताना है दोस्तों, इसका सही उत्तर बताइए। तो दोस्तों कौटिल्य ने अपने कुल 3 प्रकार के राज्यों का उल्लेख अपने अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया है। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अगला देखिएगा कौटिल्य, ठीक है, कौटिल्य खाली स्थान का समर्थक था, गणतंत्र का, राजतंत्र का, कुलीन तंत्र का या लोकतंत्र का।
तो कौटिल्य किसका समर्थक था, यानी किस विचार का समर्थक था, आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे कौटिल्य राजतंत्र का समर्थक था। किसका था? राजतंत्र का समर्थक था। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, कौटिल्य के अनुसार संधि के प्रकार हैं, ठीक है। हीन संधि, कर्म संधि, अति संधि, भूमि संधि, दंडोपन्नत संधि, अनुवासित संधि, सम विषम संधि या उपयुक्त सभी। तो इसमें से कौटिल्य के अनुसार जब युद्ध के बाद अगर कोई हार जाता है या कोई नई चीज़ें हो जाती हैं तो कौटिल्य के राजा के अनुसार अपने कहता है संधि के अनुसार। संधि अर्थात यानी दो राजाओं के बीच समझौता, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि जब संधि का अर्थ पूछा जाता है तो यहाँ पे दो राजाओं के बीच समझौते की बात करता है। वो दो राजाओं के बीच समझौते की बात करता है, ना कि राज्यों की बात करता है, ठीक है। दो राजाओं के बीच समझौते की बात करता है। तो इसके अंतर्गत संधि प्रकार हैं। तो बताइए दोस्तों कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। तो इसमें जो सही है दोस्तों वो है उपयुक्त सभी, ठीक है। उपयुक्त सभी यहाँ पे उत्तर सही है, क्योंकि हीन संधि, कर्म संधि, अति संधि और भूमि संधि, दंडोपन्नत संधि और अनावासित संधि और सम विषम संधि, ये कौटिल्य ने संधि के प्रकार बताए हैं। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अगला देखिए, कौटिल्य ने युद्ध के प्रकार बताए हैं। कौटिल्य ने युद्ध के प्रकार कितने बताए हैं। ऑप्शन देखिएगा, प्रकाश युद्ध, कूट युद्ध, तुष्णीय युद्ध या उपयुक्त सभी। उसके कौटिल्य के अनुसार युद्ध के प्रकार हैं, ठीक है। ऐसा कर लीजिएगा या बताए नहीं, कौटिल्य के अनुसार युद्ध हैं। तो दोस्तों कौटिल्य के अनुसार युद्ध हैं, प्रकाश युद्ध भी है, कूट युद्ध भी है और तुष्टि, छोटा वो लगा लीजिएगा, तुष्टि युद्ध है और यहाँ पे उपयुक्त सभी। तो उसका जो सही उत्तर दोस्तों है, आपका सही उत्तर क्या है? उपयुक्त सभी। ये तीनों प्रकार के युद्ध को कौटिल्य ने युद्ध की श्रेणी के अंतर्गत दिया है। कौटिल्य ने युद्ध को 3 प्रकार में बताए हैं, यहाँ पे उत्तर हो रहा है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, कौटिल्य ने अपने राजाओं को प्रवृत्ति के अनुसार बांटा है, यानी उनकी आदत के अनुसार, प्रवृत्ति के अनुसार कितने भागों में बांटा है आपको बताना है, या कि इसमें से कौन सा है वो देखना है। धर्म विजयी राजा, लोभ विजयी राजा, असुर विजयी राजा या उपयुक्त तीनों। कौटिल्य ने अपने राजाओं को प्रवृत्ति के अनुसार बांटा है, धर्म विजयी राजा के रूप में, या लोभ विजयी राजा के रूप में, या असुर विजयी राजा के रूप में, या उपयुक्त तीनों के रूप में। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों है उपयुक्त तीनों, ठीक है। वो अपने धर्म विजयी राजा को मानता है, लोभ विजय को मानता है, असुर विजय को भी मानता है। जो धर्म की विजय करे वो धर्म विजयी है, जो लोभ लालच में राज्य करे वो लोभ विजयी है, और जो असुरों का नाश करे वो असुर विजयी है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार ये कौटिल्य ने अपने राजाओं की प्रवृत्ति के अनुसार बांटा था 3 भागों में। आगे देखेंगे। अगला है, कौटिल्य ने अपने राजाओं को प्रवृत्ति या श्रेणी के अनुसार किसे श्रेष्ठ माना है, ठीक है। यानी इनमें से जो नीचे दिए गए हैं, इनमें से राजाओं को किस राजा को श्रेष्ठ मानता है आपको बताना है। कौटिल्य ने अपने राजाओं की श्रेणी के अंतर्गत किसे श्रेष्ठ माना है। तो धर्म विजयी राजा को, लोभ विजयी राजा को, या असुर विजयी राजा को, या उपयुक्त तीनों को। तो बताइए दोस्तों कौटिल्य ने अपने राजा में श्रेष्ठ राजा किसे माना है। तो वो माना है दोस्तों धर्म विजयी राजा को ही श्रेष्ठ राजा मानता है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है दोस्तों, कौटिल्य के गुप्तचर के विषय में सही नहीं है, ठीक है। कौटिल्य के गुप्तचर के विषय में सही यहाँ पे नहीं को हटा लीजिए, सही है बताना है आपको, ठीक है। नहीं को नहीं बताना। कौटिल्य के अनुसार गुप्तचर के विषय में सही है। कौटिल्य ने अपने गुप्तचरों को 2 श्रेणियों में बांटा है, ठीक है। दूसरा है उपाधिस्थित गुप्तचर, सन्यासी बेस में रहते थे। तीसरा कह रहा है ए बी दोनों सही है। चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं है। तो बताइए दोस्तों कौटिल्य के अनुसार गुप्तचर के विषय में सही है, यहाँ पे बताना है। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों है सी, ए भी दोनों, ठीक है। कौटिल्य ने अपने गुप्तचर को 2 भागों में बांटा है, एक तो भ्रमणशील के रूप में, दूसरा स्थायी के रूप में, ये भी सही है। दूसरा है
उपाधिस्थित सन्यासी और क्या होते थे? उपाधिस्थित सन्यासी भेष के रूप में, सन्यासी भेष के रूप में रहते थे और ये क्षेत्रों को भ्रमण करते रहते थे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। अगला है देखिए क्वेश्चन नंबर 18, देखिएगा। कौटिल्य ने अपने गुप्तचरों को खाली स्थान है, फिर खालिस्तान में वर्गीकरण किया है। कौटिल्य ने अपने गुप्तचरों को किन रूपों में वर्गीकरण किया है? अगर आपने अभी ध्यान से सुना होगा तो आपको उत्तर याद आ गया होगा। वे देहक गुप्तचर या रसद गुप्तचर, अस्थायी गुप्तचर और भ्रमणशील गुप्तचर, गृहपतिक गुप्तचर या विस्कन्या गुप्तचर, उपयुक्त सभी। बताइए दोस्तों। कौटिल्य ने अपने गुप्तचरों को, जिसमें जो सही उत्तर दोस्तों है बी, स्थायी गुप्तचर। ठीक है, गुप्तचरों को अस्थायी गुप्तचर और यहाँ पे अस्थायी कर लीजिएगा, अस्थायी गुप्तचर, और फिर उसके बाद आपका भ्रमणशील गुप्तचर में वर्गीकरण किया था, यानी 2 भागों में बांटा था। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है बताना आपको। कौटिल्य धर्मप्रिय था और मैकियावेली धर्म विरोधी था। ठीक है। दूसरा कह रहा है कौटिल्य राजतंत्र और मैकियावेली गणतंत्र का समर्थक था। तीसरा कह रहा है कौटिल्य और मैकियावेली दोनों के राजा समान थे, या उपयुक्त सभी। निम्न में कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है, गलत। तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है। तो इसमें जो सही उत्तर दोस्तों है वो कौटिल्य और मैकियावेली दोनों अपने राजा को समान मानते थे, ऐसा नहीं है। ठीक है, कौटिल्य अपने राजा को धीर, गंभीर, अनुबंधवादी मानता था, और जबकि मैकियावेली अपने राजा को धूर्त, क्रूर, ठीक है, और घमंडी या चोर मक्कारी की तरह मानता था। तो ये दोनों यहाँ पे मैचिंग नहीं करते, तो यहाँ पे जो असत्य कथन है वो आपका है सी। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, निम्न में से कौटिल्य का अस्थायी गुप्तचर था विस्कन्या गुप्तचर, उपाधिस्थ गुप्तचर, वैदेहक गुप्तचर या उपयुक्त सभी। यानी कौटिल्य ने भी गुप्तचरों को 2 श्रेणी में बांटा था। एक तो स्थायी गुप्तचर के रूप में बांटा था, दूसरा भ्रमणशील के अंतर्गत। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है स्थायी गुप्तचर कौन थे, इसमें से आपको बताना है अस्थायी गुप्तचर कौन है। विस्कन्या, उदास्थित गुप्तचर या वैदेहक गुप्तचर। तो यहाँ जो सही उत्तर दोस्तों है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी ये तीनों स्थायी गुप्तचर के रूप में है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के अंदर पूछे गए प्रश्न है। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? ठीक है, ये यूजीसी नेट के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न हैं। आर्थिक नीति से, विदेश नीति से, प्रशासनिक नीति से या न्यायिक नीति से। तो जो कौटिल्य का मंडल सिद्धांत है वो किससे संबंधित है आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों का सही उत्तर क्या है। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों है विदेश नीति से। किससे संबंधित है? विदेश नीति से। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, निम्न में से मंडल सिद्धांत का अंग नहीं है सामंत, अरि, मित्र या बिजगिशु। तो इनमें से मंडल सिद्धांत का अंग नहीं है, ये भी दोस्तों पूछा गया, नेट के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे गए हैं सभी। तो जो निम्न में से मंडल सिद्धांत का अंग नहीं है दोस्तों सामंत। ठीक है, सामंत क्या है, क्योंकि ये सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक, अगला देखिएगा, कौटिल्य ने षाड्य गुण नीति में कितने लक्षण बताए हैं। ठीक है, कौटिल्य ने षाड्य गुण नीति के कितने लक्षण बताए हैं? 4 लक्षण, 5 लक्षण, 6 लक्षण या 8 लक्षण। यानी अपने षाड्य गुण नीति के अंतर्गत कितने लक्षणों की विशेषताएं बताई कौटिल्य ने, आपको बताना है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर बताइए। तो कौटिल्य ने कुल दोस्तों 6, ठीक है, 6 षाड्य गुणों की नीति के लक्षण बताए हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। अगला निम्न में से मंडल सिद्धांत का अंग है
अरि, मित्र, विजिगीषु, उपयुक्त सभी। तो इसमें बताना मंडल सिद्धांत में कुल 12 राज्यों की बात की गई है। तो 12 राज्यों के अंतर्गत उसमें 12 लोगों की बात की गई है। तो उसमें से कौन सा इसमें से सही है, तो आपको बताना है दोस्तों अंगन है। ऑप्शन देखिएगा अरि, मित्र, विजिगीषु या उपयुक्त सभी। तो इसमें जो सही उत्तर दोस्तों है उपयुक्त सभी। ठीक है, ये सभी मंडल के सिद्धांत के अंग हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 के चलने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? कौटिल्य को, महात्मा गांधी को, अंबेडकर को या नेहरू को? तो दोस्तों जो भारत का मैकियावेली कहा जाता है कौटिल्य को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि मैकियावेली और कौटिल्य दोनों एक दूसरे के समरूप थे, समकालीन थे, इसलिए इसे मैकियावेली की संज्ञा दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे कुल आपके 25 क्वेश्चन पूरे हुए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। अगर किसी प्रकार कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, ताकि आपके फीडबैक से ही ठीक है हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम आगे वीडियो बनाने के लिए आपके तैयार होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।